वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यूके ट्रिपल एससी की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम यहाँ पे अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं, अगला सेट देखने वाले हैं, वो हम बात करके चलेंगे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा का। ठीक है, यानी हाई कोर्ट का यूके ट्रिपल एससी ने यहाँ पे हाई कोर्ट का जो क्लर्क है उस पोस्ट के लिए यहाँ पे पेपर करा रखा था 2015 में, 8 फरवरी 2015 में। तो यहाँ पे जो ये पेपर करा रखा था ये लगभग 3 शिफ्ट में इसे कंप्लीट किया गया था। और जो ये 3 शिफ्ट थी तो ठीक है, जो यहाँ पे जितनी भी शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट की गई थी तो उन सभी का हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो लहरें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती है उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी लेयर है, कौन सी परत है जो रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे परतों की जानकारी, लेयर्स के बारे में पढ़ते। देखिए, अगर हमारी अर्थ से हम जानते हैं सबसे पहले हमारी जो लेयर आती है वो आती है शोभ मंडल, उसके बाद हमारे पास आता है समताप मंडल, फिर तीसरा आता है हमारे पास मध्य मंडल, फिर आता है हमारे पास आयन मंडल और लास्ट आता है हमारे पास बहिर्मंडल। ठीक है, तो हम जानते हैं जो रेडियो जो तरंगे हैं, ठीक है ना, ये जो रेडियो तरंगे हैं ये वापस पृथ्वी पर कौन सी लेयर से टकरा के आती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयन मंडल से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल की बात करें तो इसका जो विस्तार रहता है ये लगभग पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, तो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस में रहता है वो रहता है कौन सा, आयन मंडल। ठीक है, तो वहीं हमारे पास शोभ मंडल की बात करें तो हम जानते हैं जितनी भी मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं सभी शोभ मंडल में होती हैं, वर्षा होना, बादल गरजना, ये सभी शोभ मंडल के अंदर आता है। ठीक है, और समताप मंडल हम जानते हैं, समताप नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो तापमान जो रहता है, तापमान का मतलब यहाँ पे जो इसका क्लाइमेट रहता है वो एक जैसा रहता है, इसलिए जो विमानीय जो भी यहाँ पे क्रियाएं रहती हैं यानी प्लेन उड़ाना, हेलीकॉप्टर, ये सभी समताप मंडल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं यानी इकोसिस्टम को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हम जानते हैं यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं को साथ मिलाकर जीवमंडल यानी बायोस्फीयर बनता है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसी को हम यहाँ पे बायोस्फीयर भी बोलते हैं। यह पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताने कि कौन सा जो बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह, दूसरा मुंबई, तीसरा कोच्चि और चौथा विशाखापत्तनम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, तो जो कोच्चि बंदरगाह है ये केरल के तट के सहारे पर स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास ये प्रायद्वीपीय भारत है और इसके जो यहाँ पे हमारे पास पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जितने भी बंदरगाह होते हैं ये मैंने आपसे कहा था प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, और जो हमारे पास इसके पूर्वी भारत में यानी पूर्वी जो हमारे पास घाट है यहाँ पे जितने भी बंदरगाह में देखने के लिए मिलते हैं ये लगभग सभी हमारे पास कृत्रिम बंदरगाह में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी में यहाँ पे केरल, हमारे पास केरल में एक बंदरगाह पड़ता है कोच्चि बंदरगाह, ये क्या है, लेगून पर स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है निम्न में से किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं माना जाता है। ठीक है ना, तो इनमें से आपको बताना है कि किसे भूगोलीय पैटर्न नहीं माना जाता। पहला केंद्रित इसे माना जाता है, जो हमारे पास वितरणात्मक है इसे भी माना जाता है, रेखिकी वो माना जाता है, लेकिन जो यादृच्छिक है ये इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यादृच्छिक है इसे यहाँ पे भूगोलीय पैटर्न नहीं माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्न में से कौन से राज्य में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये 2015 का यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा तो उस समय बिहार जो था, ठीक है ना, तो बिहार में क्या किया गया था, यहाँ पे जो मानव सूचकांक है ये न्यूनतम इसका रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया था। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है प्रसिद्ध बानासुर किला, ठीक है,
किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो बाणासुर किला भी इसे हम जानते हैं उत्तराखंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाणासुर किला भी इसे बोला जाता है और बाणासौर भी इसे यहाँ पे बोला जाता है। तो ये पूछता है कि जो हमारे पास बाणासुर किला है ये कहाँ स्थित है। हम सभी जानते हैं भैया जो चंपावत है वहां पे बाणासुर किला ये स्थित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था। ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हम जानते हैं, वन संरक्षण से लेकर ये जो आंदोलन है बहुत यहाँ पे संबंधित वन संरक्षणों से है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत चमोली जिले से हुई थी। ठीक है ना, चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और मैं बात करूँ अगर तो चमोली जिले से, देखिए चमोली जिले से तो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे चमोली जिले से इसकी यहाँ पे क्या हो रखी थी, शुरुआत हो रखी थी। अब यहाँ पे समझ के चलिएगा, देखिए चमोली जिले में एक सन आता है 1973। ठीक है ना, 1973 यहाँ पे क्या था, 1973 जो सन था यहाँ पे चमोली गांव से यहाँ पे इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अब देखिए इसमें क्या करते थे, इसमें क्या किया गया था, सरकार के द्वारा पेड़ों को काटने का यहाँ पे जब नई नीति लेके आई गई तो यहाँ पे एक नाम आता है प्रसिद्ध गौरा देवी। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, इन्होंने क्या करी, एकता दिखाई और पेड़ों से ये लोग चिपक के बैठने लगे। यानी कि पेड़ हम नहीं काटने देंगे, इस तरीके से पेड़ों की रक्षा के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पे पेड़ों से चिपक के रहने लग गए और इसीलिए इसको यहाँ पे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम जानते हैं चमोली ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये शुरू हुआ था चमोली से। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमसे कहता है सूची का मिलान करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है, देखिए सूची यहाँ पे दे रखी है आपको और विधानसभा क्षेत्र का आपको नाम बताना। देखिए उस समय का ये रहा होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पे विधायक का नाम दे रखा है एक साइड से और दूसरी साइड से उनकी विधानसभा का क्षेत्र में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर था उस टाइम के अकॉर्डिंग पे, तो जो विजया बर्थवाल जो थी, ठीक है ना, जो विजया जो बर्थवाल थी इनका विधानसभा क्षेत्र था यमकेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पहला हो जाएगा यमकेश्वर। उसके बाद जो हमारे पास सुबोध उनियाल है इनका था नरेंद्र नगर, यानी 3 हो जाएगा फिर। और उसके बाद जो हमारे पास मदन सिंह बिष्ट है इनका द्वाराहाट था, 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास फिर लास्ट में आते हैं नारायण राम आर्य, ये थे गंगोलीहाट के, यानी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है हम उसे क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, क्रस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं यहाँ पे कोर होता है, फिर मेटल होता है, फिर सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे क्रस्ट हो जाएगा वो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां हमसे कहता है यहाँ पे मोहन जो हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता की हम जानते हैं जो मोहनजोदाड़ो जो था यहाँ पे खुदाई में एक सुंदर यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो कांस्य की थी। ठीक है ना, कांसे की बनी हुई थी सुंदर नर्तकी की एक मूर्ति यहाँ पे हमें प्राप्त हो रखी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मोहनजोदाड़ो। और वर्तमान इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये वर्तमान में जो पाकिस्तान का एक यहाँ पे जिला पड़ता है मांटगोमरी जिले में ये क्या है स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां हमसे कहता है दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत के किस वंश ने, ठीक है ना, तो दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा वंश था, कौन सा ऐसा राजाओं के वंश थे जिसने क्या किया, समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चोल वंश। ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पे प्राचीन इतिहास अगर पढ़ा है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो चोल वंश हैं वो हमारे पास जो दक्षिण भारत के ऐसे राजा, ऐसे जो वंश रहा है जिन्होंने क्या किया था, समुद्र पार देशों के विरुद्ध जो है ऐसे अभियान किए थे जिसमें वो सफल भी रहे थे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रवर्तक कौन था। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक थे हम सभी जानते हैं, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। ठीक है ना, जो रामानुजाचार्य
आचार्य थे इसके प्रवर्तक थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसमें ये एक बात कह रखी थी, इन्होंने कहा था कि जो ज्ञान मार्ग की अपेक्षा ईश्वरीय कृपा को मोक्ष के लिए इन्होंने अधिक आवश्यक माना है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ज्ञान के जरिए आप मोक्ष को पा जाए ये संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर के जरिए आप मोक्ष को जरूर पा सकते हैं। इस तरह का इनका यहाँ पे इसमें कथन था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन कहता है दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है ना। एक यहाँ पे विभाग था दीवान ए अर्ज, मेडिवल हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ये विभाग था ये किया गया था किसके द्वारा सृजित किया गया था, ये किया गया था बलबन द्वारा, ठीक है ना। तो बलबन ने क्या किया था, यहाँ पे दीवान ए अर्ज या फिर सैनिक कार्य विभाग की स्थापना यहाँ पे कर रखी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करके चलते तो इस विभाग का जो प्रधान था, ठीक है ना, इस विभाग का जो प्रधान था वो कहलाता था क्या, आरिज ए मुलालिक, ठीक है ना। आरिज ए मुमालिक, ठीक है ना। आरिज ए मुमालिक जो था इसका यहाँ पे प्रधान कहलाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील, ठीक है, केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम है। तो आपको बताना कि कौन सी झील इसमें केदारनाथ त्रासदी से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो हम जानते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौराबाड़ी झील, ठीक है। जो चौराबाड़ी झील है ये केदारनाथ त्रासदी से संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे 15वां क्वेश्चन कहता है द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है, ठीक है। जो द्रोणगिरी है वो किस वैली में स्थित है, तो हम सभी जानते हैं जो द्रोणगिरी है वो माना वैली में भी नहीं है, नीति वैली में भी नहीं है, जौहर वैली में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो द्रोणगिरी पर्वत किसी में भी स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। कहता है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने यहाँ पे हरिजन सभा सेवक का, यहाँ पे हरिजन सेवक संघ का यहाँ पे गठन कर रखा था। और इसकी स्थापना की बात करें तो उन्होंने 1932 में, ठीक है, 1932 में पूना में, ठीक है, 1932 में पूना में इन्होंने हरिजन सभा की यहाँ पे स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पे बात करें, देखिए इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था जो हरिजन जो समाज के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए यहाँ पे इस समाज की स्थापना की गई थी। और बात करें इसके मुखिया की तो इसका जो मुखिया जो था, इसका यानी अध्यक्ष जो था वो था कौन, इसका अध्यक्ष था घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था। तो हम जानते हैं इसकी पहले तो बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत हम अगर बात करें तो 1826 से लेकर 1831 तक ये आंदोलन चला था। और इसके बात करें तो ये बंगाल में ये आंदोलन चला था, मध्य बंगाल में। और बात करें इसके यहाँ पे मुखिया की तो इसका मुखिया था हेनरी विवियन डेओजियो, ठीक है ना, हेनरी विवियन डेओजियो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कहता है प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो प्लासी का जो बीच था, जो हमारे पास प्लासी का जो युद्ध था वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। दूसरा कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर, बिल्कुल सही बात है। जो वॉरेन हेस्टिंग था ये भी जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, तीसरा ऑप्शन हमसे कहता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये इसका संस्थापक मैक्स मूलर था। ये गलत बात है, ठीक है ना। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसका जो यहाँ पे संस्थापक था, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, इसकी संस्थापना की गई थी विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है ना। 1784 में इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो चौथा ऑप्शन कहता है कलकत्ता को 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। तो इसका जो यहाँ पे पूछता है कि कौन सा गलत हो, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
हैं किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि नीति का अनुसरण किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सहायक संधि हम जानते हैं यहाँ पे किसने किया था इसका शुरुआत, जो सहायक संधि की जो शुरुआत की थी यहाँ पे हम सभी जानते हैं, इसका जो यहाँ पे शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड वेलिजनी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी 1798 से 1805 तक, ठीक है ना। 1805 तक यहाँ पे सहायक संधि की यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक साथ ही एक बात और, यहाँ पे जो यहाँ पे सहायक संधि करने वाला जो हमारे पास पहला भारतीय राज्य था वो था हैदराबाद, ठीक है ना। हैदराबाद ने यहाँ पे पहला जो भारत का पहला यहाँ पे सहायक संधि की थी, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां हमसे कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार किसने की थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो सर्वोदय यहाँ योजना की थोड़ा सा बात करके चलते, देखिए जनवरी 1950 में, ठीक है ना, जनवरी 1950 में क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम पर एक विकास योजना प्रकाशित की थी, ठीक हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है जो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं गोल्डन गर्ल के जो पुस्तक के लेखक है वो है पीटी उषा, ठीक है ना। तो पीटी उषा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। जो सूफी जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सूफी जो अनुयायी होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है, जबकि जो और पीर की बात करें जो सूफी संत होते हैं, ठीक है ना, जो सूफी संत होते हैं, जो संत जो होते हैं सूफी, उन्हें यहाँ पे पीर कहा जाता है, ठीक है ना। तो सूफी संतों को यहाँ पे पीर कहा जाता है, जबकि जो सूफी अनुयायी होते हैं, जो अनुयायी उसका पालन करते हैं, उनको यहाँ पे मुरीद कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कौन से पालतू पशु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए आपका गाय है, फिर बी कहता है बैल, सी भैंस, या फिर डी घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं सिंधु घाटी के जो लोग थे वो यहाँ पे घोड़े से जो थे प्रचलित नहीं थे, ठीक है ना। जो घोड़ा था सिंधु घाटी के जो लोग थे वो घोड़े से प्रचलित नहीं थे। अच्छा, बात करते हैं क्यों। देखिए क्योंकि हम किसी भी जानकारी की हम यहाँ पे कैसे उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं, कैसे हम उससे एग्री होते हैं, तो साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है ना, एविडेंस के आधार पर। तो देखिए हमें यहाँ पे कोई भी इसके साक्ष्य स्थल से हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए, तो इसलिए हमने कहा कि जो घोड़ा है वो यहाँ पे घोड़े से परिचित नहीं थे। जबकि जो हमारे पास बैल है इसके हमें साक्ष्य मिले थे, गाय के साक्ष्य मिले थे, भैंस के साक्ष्य मिले थे, लेकिन घोड़े के हमें वहां पे कोई साक्ष्य नहीं मिले हुए थे। इसलिए हम कहते हैं कि वे क्या हैं, यहाँ पे घोड़े से संबंधित नहीं थे, ठीक है, यानी परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रहा था। बड़ा आसान सा सवाल है। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में यहाँ पे कौन जो है यहाँ पे भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हम जानते हैं जो रामानंद हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रामानंद हैं ये क्या है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ब्राह्मण है, बी अरण्य है, और सी हमारे पास उपनिषद और डी हमारे पास भगवत गीता है। तो यहाँ पे देखिए जो हम जानते हैं, देखिए साहित्य की अगर मैं बात करूँ तो साहित्य में वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, वेदांग आदि आते हैं, ठीक है ना। जबकि भगवत गीता इसके अंदर नहीं आती, ये महाभारत का एक भाग है, ठीक है ना। जो भगवत गीता है ये इसके अंदर नहीं आती, ये क्या है, एक महाभारत का एक भाग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भाग कौन नहीं है, भगवत गीता नहीं है, ठीक है ना। ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और मैंने आपको बताया वेदांग, ठीक है, उपवेद, वेद, ये सभी किसमें आ जाते हैं, हमारे पास साहित्य में आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म से, बौद्ध सिद्धांतों से कौन सी शिक्षा सम्मिलित नहीं है। पहला है 4 आर्य सत्य,
पंच अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा, ठीक है ना। तो आपको ये देखिए यहाँ पे मैं बात करके चलता हूँ, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्य सत्य के बाद यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग भी था, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग भी था। उसके साथ साथ यहाँ पे अहिंसा भी थी। अहिंसा के बाद यहाँ पे प्रतीत समुत्पाद भी था, ठीक है ना, प्रतीत समुत्पाद। जबकि पंच अणुव्रत हमारे पास बौद्ध धर्म की यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 27वां क्वेश्चन कहता है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो बताना आपको प्रयाग प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो कौन है। हम जानते हैं जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि इंडिका का लेखक कौन है। बड़ा आसान सा है, यहाँ पे मेगास्थनीज की इंडिका है, हम जानते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन इनमें से भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद, सी है राजा राम मोहन रॉय और चौथा हमसे कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताने की पाश्चात्य से यहाँ पे कौन सा संबंधित था, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना। ये भारतीय संस्कृति की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से यानी पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर से ये क्या थे, ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 30वां क्वेश्चन कहता है हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है, ठीक है ना। जो हरि सिंह थापा है इनका संबंध बॉक्सिंग से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31वें की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31वां हमसे कहता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास मुस्लिम लीग है, तो यहाँ पे देखिए हम सभी जानते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक डेट तय की थी यहाँ पे, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। वो कब किया गया था, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने के लिए इस दिन को तय कर रखा था, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32वां कहता है डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। तो आपको बताना है यहाँ पे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब छोड़ा, तो हम सभी जानते भैया 12 मार्च 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1930 तक यहाँ पे क्या किया था, महात्मा गांधी ने यहाँ पे जो अपना आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन, ये इसकी यहाँ पे शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सविनय अवज्ञा, यानी विनय के साथ विनम्र के साथ क्या करना है, अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करनी है, उनकी आज्ञा को नहीं मानना है। इस दौरान इन्होंने यहाँ पे हम जानते हैं नमक बनाकर क्या किया, नमक कानून भी यहाँ पे इन्होंने तोड़ा, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33वां हमसे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो हम सभी जानते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योम चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके यहाँ पे क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे बात करें तो इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हम जानते हैं ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1985 में ही हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कहता है कि मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो मुगल जब प्रशासन चल रहा था तो उस समय जो सेना का जो मुखिया होता था उसे हम क्या कह के पुकारते थे, दीवान ए अर्ज हम कह के पुकारते थे, ठीक है ना, दीवान ए अर्ज हम उसे वहाँ पे कहते थे, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन, अच्छा देखिए एक चीज़ समझना, देखिए यहाँ पे दीवान ए अर्ज में यहाँ पे देखिए खाली दीवान लिखा हुआ है तो दीवान अलग होता है। देखिए जबकि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, देखिए मुगल काल में क्या था, यहाँ पे मीर भक्षी सैन्य विभाग, ठीक है ना, मीर भक्षी क्या था, सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर भक्षी, ठीक हो गया ना, मीर भक्षी। और मीर भक्षी ही को ही हम क्या कहते थे, दीवान ए अर्ज, ठीक हो गया ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे क्या, अगर आपको दिया हुआ है दीवान ए अर्ज, अगर आपको दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा,
अगर ये नहीं दिया तो मीर बख्शी सही हो जाएगा। अगर दोनों दिए हैं तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था। तो अगर आपने मराठा साम्राज्य अगर पढ़ा होगा तो हम जानते हैं जो शिवाजी थे उन्होंने यहाँ पे शाइस्ता खां को यहाँ पे बड़ी मार दिया था अपनी वीरता से। तो यहाँ पे जो ये शाइस्ता खां को यहाँ पे कहाँ पे मारा था अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने किया था जो शाइस्ता खां का जो यहाँ पे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूना में, ठीक है ना। तो पूना में क्या किया था यहाँ पे शिवाजी ने औरंगजेब जो यहाँ पे शाइस्ता खां है उसको यहाँ पे मारा था, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36वां कहता है क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था, ठीक है ना। तो आपको बताना है जो क्रांतिकारी मंगल पांडे हैं इन्होंने किस छावनी में यहाँ पे विद्रोह किया हुआ था। ऑप्शन ए झांसी है, बी हमारे पास नसीराबाद है, सी हमारे पास दिल्ली है और डी हमारे पास यहाँ पे बैरकपुर है, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो हमारे पास मंगल पांडे हैं इन्होंने यहाँ पे क्रांतिकारी सिपाही जो मंगल पांडे इन्होंने यहाँ पे किस में यहाँ पे विद्रोह कर रखा था, इन्होंने क्या था भैया बैरकपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि आधिकारिक रूप से यूरो की करेंसी के रूप में प्रयोग की जाने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो यूरो जो करेंसी है वो कितने देश उसको यहाँ पे अपनी करेंसी मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है 51, दूसरा है 29, तीसरा 31 और चौथा है हमारे पास 18, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 देश जो है यूरो को अपनी करेंसी यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूबल किस देश की मुद्रा है। तो आपको बताना है जो रूबल है वो किस देश की मुद्रा है। तो रूबल जो हमारे पास हम जानते हैं वो रूस की मुद्रा है, ठीक है ना। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 के लिए किसको चुना गया। तो उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा तो इसको हम यहाँ पे स्किप करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 40वां क्वेश्चन, आदित्य जोशी का संबंध है, ठीक है ना। आदित्य जोशी का संबंध है, आपको बताना है किससे है। तो जो बैडमिंटन है इससे आदित्य जोशी जो है संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, ठीक है ना। आपको बताना है उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं, देखिए उस समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करके चलते हैं। तो जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे, ठीक है। अब बढ़ते ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कहता है उत्तराखंड का राज्य खेल, हम सभी जानते हैं जो उत्तराखंड का राज्य खेल है वो क्या है। उत्तराखंड का राज्य खेल हमारे पास फुटबॉल है, ठीक है ना। जो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है, फुटबॉल है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो हम देखिए जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होते हैं, ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री होता है यहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। तो राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। जबकि जो हमारे पास महान्यायवादी हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि गंगा नदी के बाएं से कौन सी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे गोमती, फिर बी है सोन, सी है घाघरा और डी ऑप्शन है बी और सी। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सोन नदी है और जो घाघरा है, ये दोनों जो नदियां हैं ये बाएं से नहीं मिलती है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संसद नई दिल्ली का डिजाइन किसने बनाया था। देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहता है भारतीय संसद जो है हमारी नई दिल्ली में, इसका डिजाइन किसने बनाया था, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं इसका जो यहाँ पे डिजाइन बनाया था वो बनाया था किसने, एडविन लुटिन्स ने, ठीक है ना। एडविन लुटिन्स ने क्या कर रखा था, इसका यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है 46वें नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो 14 सितंबर है इसको यहाँ पे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो 5 सितंबर है ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो ऑक्टोपस है उसके कितने हृदय होते हैं। हम जानते हैं जो ऑक्टोपस हैं उसके 3 हृदय होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है। आपको बताना है कि कौन सी चिड़िया जो है वो पीछे की ओर भी उड़ सकती है। तो पहला कहता है मोर, दूसरा कहता है
कहता है कौवा, तीसरा कहता है हमिंग बर्ड, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो हमिंग बर्ड है सबसे छोटी चिड़िया भी हम इसे कहते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे जो हमारे पास हमिंग बर्ड है ये पीछे की ओर भी उड़ सकती है, ठीक है। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 49, कहता है केचुआ किसकी मदद से सांस लेता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जो केचुआ है वो अपनी चमड़ी की मदद से सांस लेता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एक सिंग वाला जो गैंडा है वो भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में पाया जाता है कौन सा, एक सिंग वाला गैंडा, ठीक हो गया। अच्छा भारत में बात करें तो कहाँ पाया जाता है, देखिए असम राज्य में ये पाया जाता है, ठीक है ना। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, भारत के असम राज्य में भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है विश्व का वह देश जहाँ से सबसे अधिक निर्यात होता है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है। तो यहाँ पे जो चीन है वो क्या होता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है जापान की करेंसी को जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे जापान की करेंसी क्या है, ठीक है ना। तो जापान की जो करेंसी है वो येन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान की करेंसी येन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है, जो नौका दौड़ है वो किस पर्व से संबंधित है। पहला पोंगल, दूसरा ओणम, तीसरा नवरात्रि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो हमारे पास नौका दौड़ है वो हमारे पास ओणम से संबंधित है, ठीक है ना। जो नौका दौड़ है ओणम से संबंधित है। और कहाँ मनाया जाता है, ये प्रसिद्ध जो त्यौहार है ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें इस त्यौहार में क्या किया जाता है, नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है जो मानसून जो शब्द है मानसून ये किस भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। तो पहला कहता है अरबी भाषा से, दूसरा कहता है यहाँ पे स्पेनिश से, तीसरा हिंदी से और चौथा आंग्ल भाषा। तो यहाँ पे इसका आसान सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरबी भाषा से लिया गया मानसून शब्द। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56 की तरह कहता है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास देवप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और वहां से आगे जो अलकनंदा और भागीरथी हम संयुक्त रूप से गंगा बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 57 क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। तो आपको बताना है कि रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो हम जानते हैं जो काली मिट्टी उसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। काली मिट्टी कहीं चाहे रेगुर मिट्टी के बात एक ही है। अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है ICCPR के अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद डैश के द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया। तो आपको बताना है आईपीसी के कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है जिसके द्वारा बाल अधिकारों को यहाँ पे सुरक्षित किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी आर्टिकल 14 के जो हमारे पास अनुच्छेद है उसके द्वारा यहाँ पे बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल कौन सा बताया मैंने आपको, आर्टिकल 24 यहाँ पे क्या है, इसके द्वारा बाल अधिकारों को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। अच्छा यह एक्ट जो है 1966 में निर्मित हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, साथ ही साथ ये हमारे देश का तो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। अच्छा अगला क्वेश्चन कहता है ईमेल पते के दो भागों में कौन से होते हैं, ठीक है ना। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से, अच्छा ईमेल पते के दो भाग पूछ रहा है कि कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं ईमेल पते के दो भाग होते हैं हमारे पास ईमेल आईडी के। पहला कहता है प्रयोगकर्ता का नाम वो घर का पता, दूसरा कहता है वैधानिक नाम था फोन नंबर, तीसरा कहता है हस्ताक्षर या पासवर्ड, और चौथा कहता है प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। तो हम जानते हैं जो ईमेल आईडी होती है उसके यहाँ पे जो दो भाग होते हैं वो होता है पहला प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा डोमेन का नाम, ठीक हो गया। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो आपको बताना है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है ना। एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब होता है कि जो किसी में एम्बेड किए जाते हैं, ठीक है ना, किसी के अंदर लगाए जाते हैं, तो वो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कहता है निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम जानते हैं जो OMR जो शीट है ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ का मतलब यहाँ पे होता है MCQ, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो हम जानते हैं OMR शीट हम यहाँ पे फिल भी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OMR शीट। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 62 मीथेन गैस उत्पादन करने वाला खेत है, ठीक है ना। कौन सा खेत जो है किस चीज़ की किस फसल का जो खेत है
वो मीथेन गैस जो है उत्पाद करता है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं का खेत, दूसरा धान का खेत। हम जानते हैं जो धान का खेत है वो क्या करता है भैया, यहाँ पे मीथेन गैस का उत्पादन करता है। ऑप्शन 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे कहता है निम्नलिखित में से कहाँ नालंदा परियोजना का पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस समय का ये करंट अफेयर रहा होगा, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पटना में, क्योंकि हम जानते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय वो भी हमारे पास बिहार में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। जो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत यहाँ पे करता है। हम जानते हैं भैया जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को यहाँ पे उसके अध्यक्ष को यहाँ पे नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करें, ये एक वित्तीय समिति होती है, ठीक है ना। जो एक फाइनेंशियल एक कमेटी होती है, वित्तीय समिति होती है, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है ना। लोकसभा के तो 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। तो आपको बताने की कौन सा संशोधन द्वारा जो हमारे पास प्रस्तावना शब्द है ये लाया गया था। तो देखिए हम जानते हैं जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान में प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक हो गया। और इस संशोधन को ध्यान रखिएगा, इस संशोधन को यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है ना। लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। तो आसियान का जो हमारे पास सदस्य नहीं है वो हमारे पास कौन, दक्षिण कोरिया, ठीक हो गया। जो दक्षिण कोरिया ये आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे कहता है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो भारत जोड़ो यहाँ पे परियोजना ये किससे संबंधित है, ये है राजमार्गों के विकास से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया जो भारत में है सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 28 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को यहाँ पे क्या किया गया था, इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। जबकि बात करें इस स्थापना की तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में ही हो गई थी, ठीक है ना। इसका जो विधिवत जो उद्घाटन है वो कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बताने की कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे संबंधित कौन सी नहीं है, VPN राव समिति नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन ए जो हो जाएगा इसका यहाँ पे संबंध जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ये जो है ये आई थी 1957 से 1958 तक इसने आई थी, और अशोक मेहता समिति ठीक इसके 20 साल बाद आई थी 1977 में, और सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई थी। ये सभी पंचायती राज समितियां हैं, जबकि जो PVN समिति है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की तरह। कहता है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बड़ा आसान सा इसका जवाब हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये क्या करते हैं भैया, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और बात करें अगर संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है भैया यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। और कब बुलाया जाता है, जब किसी कानून को लेकर यहाँ पे दोनों सदनों में क्या हो जाए, मतभेद हो, या फिर दोनों सदनों में तालमेल ना बैठे, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने यहाँ पे 140 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चले हैं, और बाकी का जो 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको हम पार्ट 2 में यहाँ पे कवर करके चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।